हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 16 फरवरी और शुरू करते हैं प्लेन्स स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज डेप्यूटी स्पीकर पोस्ट को लेकर है। अब ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि 45 मंथ हो गए हैं, मतलब 45 मंथ हो गए हैं, पर अभी भी हमारी पार्लियामेंट में कोई भी डेप्यूटी स्पीकर के पोस्ट पर कोई भी अभी तक इलेक्ट नहीं हुआ है। अब ये कंसर्निंग चीज क्यों है? क्योंकि अगर आप हमारे संविधान को देखोगे तो आर्टिकल 93 बोलता है कि हमारे देश के पार्लियामेंट में, लोकसभा में एक डेप्यूटी स्पीकर भी होगा, जो अगर किसी कारणवश हमारे जो स्पीकर होते हैं, जो अभी ओम बिरला जी हैं, अगर वो अब्सेंट होते हैं या फिर उनकी पोस्ट वैकेंट होती है, तब उस केस में जो डेप्यूटी स्पीकर होता है, वो लोकसभा को प्रिसाइड करता है। तो इसी को लेकर एक पिटीशन दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। इसमें ये बताया गया कि अगर सरकार डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन नहीं करवा पा रही है या स्पीकर नहीं करवा पा रहे हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है कि उसे ये बताना होगा कि लोकसभा में क्यों डेप्यूटी स्पीकर का अभी तक पोस्ट वैकेंट है, और कुछ 5 स्टेट असेंबलीज में भी डेप्यूटी स्पीकर का जो पोस्ट है वो वैकेंट है, वहां भी अभी तक इलेक्शन नहीं हो पाए हैं। तो चूंकि जो डेप्यूटी स्पीकर का जो पोस्ट है उसको लेकर यूपीएससी ने 2022 में क्वेश्चन पूछ रखा है, तो इस पर क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। इस वजह से हमें इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पता होना चाहिए। तो आर्टिकल 93 क्या बोलता है कि एक डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा का पोस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर शेल वर्ड का यूज किया गया है, इसका मतलब कि ये होना ही चाहिए। और स्पीकर अगर अब्सेंट होते हैं या फिर उनकी पोस्ट वैकेंट होती है, ठीक है, तो आर्टिकल 95 के अकॉर्डिंग डेप्यूटी स्पीकर जो होंगे वो स्पीकर का रोल यहाँ पर प्ले करेंगे। और जो पावर स्पीकर के पास होते हैं वो फुल पावर्स डेप्यूटी स्पीकर के पास भी होंगे। जैसे स्पीकर के पास पावर पावर क्या होता है, किसी भी बिल को मनी बिल का दर्जा दे सकते हैं, तो सेम पावर जो होगा डेप्यूटी स्पीकर के पास में होगा, वो भी किसी भी बिल को मनी बिल का दर्जा दे सकते हैं। और अगर ज्वाइंट सेटिंग होती है राज्यसभा और लोकसभा की, उस केस में अगर स्पीकर नहीं है, तो जो डेप्यूटी स्पीकर होंगे वो जॉइंट सेटिंग को प्रिसाइड करेंगे। साथ ही साथ उनको भी वीटो पावर होता है। मान लो कोई बिल पास हो रहा है और अगर इस बिल में टाई हो जाता है, तो यहाँ पर जो डेप्यूटी स्पीकर होंगे वो स्पीकर की तरह ही अपने वीटो वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फैक्ट यहाँ पर ये है, जो डेप्यूटी स्पीकर होते हैं ये सबऑर्डिनेट नहीं होते हैं स्पीकर के, ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाउस के। ठीक है, वो अपने एक्शन के प्रति जो जिम्मेदार होते हैं वो हाउस के प्रति होते हैं। ठीक है, यहाँ पर उनको स्पीकर का जूनियर नहीं माना जाता है। हालांकि जब डेप्यूटी स्पीकर जब रिजाइन देता है तो वो अपना जो रेजिग्नेशन देता है वो स्पीकर को ही देता है। और जब स्पीकर रिजाइन देता है अपनी पोस्ट से, तो वो किसको रेजिग्नेशन देता है? वो डेप्यूटी स्पीकर को देता है। तो ये बेसिक छोटे छोटे फैक्ट हमें याद होना चाहिए। और सेम प्रोविजन है असेंबलीज के डेप्यूटी स्पीकर के लिए, आर्टिकल 178 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। अब अगर हम स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट देखें, तो ये हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ये स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट हमें मिली थी। उस वक्त इसे प्रेसिडेंट और डेप्यूटी प्रेसिडेंट बोला जाता था। यहाँ पर जो स्पीकर के पोस्ट का जो डेट होती है वो कौन सिलेक्ट करता है? प्रेसिडेंट। पर जो डेप्यूटी स्पीकर की जो पोस्ट का जो इलेक्शन होता है वो उसकी डेट कौन फिक्स करता है? स्पीकर। और यहाँ पर एक कन्वेंशन ये है कि जनरली जो स्पीकर होते हैं वो रूलिंग पार्टी से होते हैं, पर जो स्पीकर जो डेप्यूटी स्पीकर होते हैं वो अपोजिशन से होते हैं। बट ये कन्वेंशन है, ऐसा कोई रूल या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। और यहाँ पर गवर्नमेंट का एक्सप्लेनेशन ये है कि ऐसी कोई इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है डेप्यूटी स्पीकर की, क्योंकि अभी तक जो हमारे हाउस का जो फंक्शन है वो नॉर्मली फंक्शन कर रहे हैं, सारे बिल नॉर्मली पास हो रहे हैं। और एक आर्गुमेंट ये भी दिया जा रहा है कि जो पैनल ऑफ 9 मेंबर्स हैं वो ऑलरेडी स्पीकर को असिस्ट कर रहे हैं, तो डेप्यूटी स्पीकर की अभी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। और एक काउंटर आर्गुमेंट ये दिया जा रहा है कि आर्टिकल 122 के अकॉर्डिंग कि जो प्रोसीडिंग्स होती हैं पार्लियामेंट में, ठीक है, उसको इस ग्राउंड पर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कि कुछ इरेगुलरिटीज हुई है। मतलब यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। बट कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट का यह मानना है कि सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन तो कर ही सकती है कि आप बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट क्यों नहीं कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको डेप्यूटी स्पीकर को इलेक्ट करने में। इसके बाद अगर हम राज्यसभा लोकसभा को देखें, तो जो राज्यसभा के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। और वो हायरार्की में सेकंड हेड होते हैं नेशंस के। और लोकसभा में स्पीकर जो होते हैं वो लोकसभा के मेंबर के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, और हायरार्की में वो हमारे देश के थर्ड हेड ऑफ द नेशन होते हैं। इनका बेसिक फंक्शन ये होता है कि जो हाउसेस होती है उनकी वर्किंग को फ्लॉलेस रखना, ताकि जो हमारे हाउस है वो इफेक्टिवली फंक्शन कर सके, इफेक्टिवली हमारे बिल के लोग डिस्कशन हो सके और वो पास हो सके। इनके पास एक्शन लेने का पावर होता है कि अगर कोई मेंबर हाउस का रूल का वायलेशन करता है या कोई आउटसाइडर किसी हाउस के मेंबर के राइट का वायलेशन करता है, यहाँ पर स्पीकर के पास में वोट करने का पावर होता है कि मान लो अगर टाई हो जाता है तो इस केस में वो वीटो पावर कर सकते हैं। यहाँ पर स्पीकर के पास में और चेयरमैन के पास में पावर होता है कि वो अपने रिस्पेक्टिव हाउस को सीन या फिर सस्पेंड कर सकते हैं पर्टिकुलर पीरियड के लिए। तो ये बेसिक फैक्ट हो गए स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर को लेकर। यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन पूछा है, तो यूपीएससी अपने क्वेश्चन रिपीट कर सकती है, तो हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज सी लेवल राइज को लेकर है।
अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि दरअसल वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO ने एक रिपोर्ट जारी करी जिसका नाम है ग्लोबल सी लेवल राइज एंड इम्प्लीकेशन। इस रिपोर्ट का ऐसा मानना है कि इस सी लेवल राइज के कारण चाइना और इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। और अगर इसी रेट से अगर सी लेवल राइज देखा गया तो शंघाई, ढाका, बैंकॉक, जकार्ता, मुंबई, कोपेनहेगन, न्यूयॉर्क, सेंटियागो ये सब शहर डूब जाएँगे। तो हमें यहाँ पर सी लेवल राइज को रोकना होगा। उसके लिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए ताकि कम से कम जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है वो कम हो। अब हमें ये जानना है कि आखिर सी लेवल राइज के फैक्टर्स क्या हैं, कारण क्या है? तो पहला कारण है एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर जो कि 1880 के बाद से लगातार बढ़ता जा रहा है। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, डेवलपमेंट बढ़ी, थर्मल पावर प्लांट का यूज़ किया गया, इससे कई ज़्यादा जो हमारा कार्बन एमिशन हुआ और हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो बढ़ता गया। तो जैसे-जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, तो सी वाटर में एक थर्मल एक्सपांशन देखा जाता है। जैसे कि टेम्परेचर बढ़ा तो जो वाटर होता है वो एक्सपांड करता है, तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है। इस वजह से सी लेवल भी राइज़ करता है। और सी लेवल राइज का जो मेजर फैक्टर है वो यही थर्मल एक्सपांशन है। ठीक है। और थर्ड फैक्टर है ग्लेशियल एंड आइस शीट मेल्ट। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमारे जो ग्लेशियर होते हैं वो पिघल रहे हैं और उससे उनका जो पानी है वो सी लेवल बढ़ा देता है। उसके बाद में एक फोर्थ फैक्टर है जो इतना इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, चेंजेस इन ग्राउंड वाटर स्टोरेज। तो जैसे जो ग्राउंड वाटर का जो स्ट्रक्चर चेंज होता है तो उससे भी सी लेवल राइज हमें देखने को मिल सकता है। तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 1901 से लेकर 2018 तक अभी तक 0.20 मीटर्स का जो सी लेवल राइज है वो हमें देखने को मिल चुका है। और सबसे जो मेजर फैक्टर है सी लेवल राइज का वो है थर्मल एक्सपांशन। 50% जो हमारा सी लेवल राइज होता है वो इसी थर्मल एक्सपांशन के कारण होता है। मतलब ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, इस वजह से थर्मल एक्सपांशन हुआ, पानी का वॉल्यूम बढ़ा और सी लेवल राइज हमें देखने को मिला। सेकंड जो मेजर फैक्टर है वो है आइस लॉस फ्रॉम ग्लेशियर। टेम्परेचर बढ़ा, ग्लेशियर वहां से पिघले, टूट के वो वापस से सी में जाकर मिल गए, उसका पानी मिल गया। 20% यहाँ पे लॉस ऑफ आइस शीट्स भी है और 8% इसका कारण है चेंजेस इन लैंड वाटर स्टोरेज। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि अगले 2000 सालों तक अगर यही टेम्परेचर रहा तो हमारा जो सी लेवल राइज होगा वो 2 से 3 मीटर तक बढ़ जाएगा। अब प्रिलिम्स के पर्सपेक्टिव से हमें ये भी देखना है कि ये डब्ल्यूएमओ क्या है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इसके मेंबर्स कौन होते हैं? गवर्नमेंट होती है, पर्टिकुलर नेशन होते हैं इसके मेंबर। ठीक है। उसके बाद में ये कब बनी थी? ये 23 मार्च 1950 को बनी थी और फिलहाल ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि मेट्रोलॉजिकल के क्षेत्र में कोऑपरेशन कर बनाती है मेंबर कंट्रीज के बीच में, उन्हें गाइड करती है, उन्हें डायरेक्शन देती है कि आपको ऐसे पॉलिसी कदम लेने चाहिए ताकि जो हमारा क्लाइमेट है, हमारा वेदर है, उसमें हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट ला सकें। इसके अलावा इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो जेनेवा में है, जिसको एक सेक्रेटरी जनरल हेड करते हैं। और डब्ल्यूएमओ की जो सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है वो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस। तो ये फैक्ट है जिस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है, तो हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारे अगले न्यूज़ धारा को लेकर है। यहाँ पर धारा का फुल फॉर्म है ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर्स, जिसका मतलब है धारा एक एनुअल मीटिंग से जिसमें जो रिवर सिटीज अलायंस है आरसीए उसके मेंबर अपनी एनुअल मीटिंग करते हैं। तो उस एनुअल मीटिंग को धारा बोला जाता है। अब ये जो एनुअल मीटिंग है धारा, ये कौन कंडक्ट करवाता है? ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एनएमसीजी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। तो ये बॉडी मिलकर ये मीटिंग करवाती है जिसे धारा बोला जाता है, जिसे रिवर सिटी अलायंस के अंडर ये मीटिंग होती है। धारा में बेसिकली होता क्या है कि जो हमारे रिवर सिटीज हैं, जितनी बड़ी-बड़ी सिटीज है जहाँ पर जो गंगा नदी गुजरती है या फिर कोई और नदी गुजरती है, तो वहाँ के जो ऑफिशियल्स होते हैं, जैसे कि कमिश्नर हो गया या फिर वाटर बॉडी के कुछ ऑफिशियल्स हो गए, तो वो सब मिलकर आपस में चर्चा करते हैं कि कैसे हमारी नदी को कंजर्व करें, कैसे हमारी सिटीज और नदियों के बीच में एक कोऑपरेशन एस्टेब्लिश कर सकें, जिससे हमारी नदी भी अच्छी हो सके, सुरक्षित हो सके, स्वच्छ रह सके और साथ ही साथ इससे हम एक जो डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, वो भी इंश्योर कर सकें। तो ये आपस में बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं, सीखते हैं एक-दूसरे से, एक-दूसरे के बेस्ट प्रैक्टिसेज़, ताकि हमारा जो लोकल वाटर है, उसे अच्छे से हम मैनेज कर सकें। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि आखिर रिवर सिटी अलायंस क्या है? देखिए, तो ये जो रिवर सिटी अलायंस है, ये 2021 में बनी थी। तब इसमें 30 सिटीज़ जो भारत की रिवर सिटीज़ है, जहाँ से रिवर गुजरती है, उन्हें शामिल किया गया था और अभी इसमें 95 सिटीज़ हैं। तो इसमें होता क्या है कि एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर जो भी रिवर सिटीज़ है, उनके जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, जो रिवर बॉडी से रिलेटेड जो ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है? ये सब मिलके आपस में चर्चा करते हैं कि कैसे हमारी वाटर को और ज़्यादा हम इफेक्टिवली मैनेज कर सकें, कंज़र्व कर सकें और क्लीन रख सकें। तो ये जो इनिशिएटिव है, ये 2 मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है। पहला है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ये दोनों मिनिस्ट्री मिलकर इस रिवर सिटी अलायंस को कंडक्ट करवाती है। तो इस अलायंस में गंगा बेसिन और नॉन गंगा बेसिन स्टेट्स भी शामिल किए गए हैं। तो ये पूरी न्यूज़ है रिवर सिटी अलायंस को लेकर और इसके अंडर जो एनुअल मीटिंग होती है, जिसको धारा बोला जाता है।
अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ F-35 फाइटर जेट्स को लेकर है। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि पहली बार जो F-35 फाइटर जेट्स है, उसने इंडिया के एरो इंडिया जो शो हो रहा है, उसमें पार्टिसिपेट किया है। तो ये जो F-35 फाइटर जेट्स है, ये किसका है? ये अमेरिका की एयर फोर्स का है। अगर हम एरो इंडिया 2023 की बात करें, तो एक बिलियन एयर शो है, मतलब हर 2 साल में इस एरो शो को कंडक्ट किया जाता है और ये लार्जेस्ट एयर शो है एशिया में। इसे कौन कंडक्ट कराता है? इसे डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, वो कंडक्ट कराती है। और इस साल एरो इंडिया 2023 का थीम है द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। पर यहाँ पे न्यूज बनी F-35 फाइटर जेट्स को लेकर। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश को जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत होती है, ठीक है? तो अभी हमारे पास में जो फिफ्थ जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है, वो कौन से हैं? राफेल है, ठीक है? पहले ही कॉम्पिटिशन चल रहा था कि हमें F-35 लेना चाहिए या राफेल की ओर जाना चाहिए, बट एट द एंड हमने राफेल लिया। बट हमें F-35, चूंकि इंडिया में पार्टिसिपेट कर रहा है एरो इंडिया शो में, तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। तो F-35 किसने बनाया है? इसे लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। अब इसको यूज कौन कर रहा है? यूएस की एयरफोर्स इसको यूज करती है। तो ये एक सिंगल सीट सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है, जिसको हर वेदर में आप मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की तरह यूज कर सकते हो, जो एयर सुपीरियरिटी और स्ट्राइक मिशन दोनों तरीके से इसका यूज किया जा सकता है। इसमें मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इंटेलिजेंस लगी हुई है, जो आपको सर्विलेंस और रिकॉन्सेंस कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करती है। और ये फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट में मोस्ट एडवांस माना जाता है F-35 को, और ये पहली बार इंडिया में इसने लैंड किया है। तो ये छोटी सी न्यूज़ होगी F-35 को लेकर। अब चलते हैं आगे। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो यूपीएससी ने 2022 में पूछा था। क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला स्टेटमेंट है, एज पर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा द इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन सच डेट एज द स्पीकर में फिक्स। तो ये स्टेटमेंट सही है। हमने वीडियो में देखा है, जो इलेक्शन ऑफ स्पीकर होता है उसकी डेट फिक्स करता है राष्ट्रपति, पर जो डेप्यूटी स्पीकर का जो इलेक्शन होता है उसकी डेट कौन फिक्स करता है? स्पीकर। तो पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट है, देयर इज अ मैंडेटरी प्रोविजन दैट द इलेक्शन ऑफ कैंडिडेट एज अ डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा शैल बी फ्रॉम आइदर द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी और द रूलिंग पार्टी। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो हमने डिप्टी स्पीकर को जब डिस्कस किया था, तो हमने देखा था कि ये एक टाइप का कन्वेंशन है कि जो डिप्टी स्पीकर होगा वो अपोजिशन पार्टी से होगा, पर ऐसा कोई रूल या ऐसा कोई प्रोविजन नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। थर्ड है, द डेप्यूटी स्पीकर हैज सेम पावर एज ऑफ द स्पीकर व्हेन प्रिसाइडिंग ओवर द सिटिंग ऑफ द हाउस एंड नो अपील लाइज अगेंस्ट हिज रूलिंग। तो ये स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि जब भी जो डेप्यूटी स्पीकर होगा वो स्पीकर की तरह जब भी वर्क करेगा, तो उसे स्पीकर की सारी पावर्स और प्रिविलेजेस मिलेंगी। तो ये स्टेटमेंट सही है। फोर्थ है, द वेल एस्टैब्लिश्ड पार्लियामेंट्री practices regarding the appointment of deputy speaker is that the motion is moved by speaker and duly seconded by the prime minister। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो डेप्यूटी स्पीकर इलेक्शन में ऐसा कोई प्रोसेस मेंशन नहीं है कि उसका मोशन जो होगा वो स्पीकर मूव करेगा और सेकंड करेंगे प्राइम मिनिस्टर। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो आंसर क्या है इसका? ए, 1 एंड 3। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही और करंट अफेयर के वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।